हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। जीएस विद एम के रेजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दर्पण, मिरर। दर्पण के उपयोग के ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। आप देखेंगे दैनिक जीवन में भी दर्पण की अहम भूमिका होती है। दैनिक जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियों में दर्पण का प्रयोग किया ही जाता है। आयोग के द्वारा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि डाणी बनाने वाले शीशे में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है या डाणी बनाने वाला शीशा किसका बना होता है। तो इस प्रकार के उपयोग के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो देखते हैं दर्पण क्या होता है और दर्पण और लेंस में क्या अंतर होता है। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, दर्पण, मिरर। तो देखिए, दर्पण की परिभाषा है कांच की ऐसी सतह जिसके एक ओर कालिख लगी होती है उसे दर्पण कहा जाता है। कांच की ऐसी सतह जिसके एक ओर कालिख लगी होती है उसे दर्पण कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं कांच की ऐसी सतह जिसके एक ओर AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का लेप चढ़ा होता है उसे दर्पण कहा जाता है। AgNO3 जिसका पूरा नाम है सिल्वर नाइट्रेट। तो दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी? कांच की ऐसी सतह, कांच की ऐसी सतह जिसके एक ओर सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का लेप लगा होता है उसे दर्पण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आया है एक वर्ड जिसका नाम है AgNO3। तो AgNO3 का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले तो देखा जाए AgNO3 का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? दर्पण बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा किसी अन्य क्षेत्र में और किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। आज की डेट में देखेंगे आप, कृत्रिम चांदी आती है, कृत्रिम चांदी, कृत्रिम सोना। तो कृत्रिम चांदी का निर्माण जो होता है वो भी AgNO3 के लेप के माध्यम से ही होता है। यानी जब इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया संपन्न की जाती है तो तांबे पर AgNO3 का लेप चढ़ा दिया जाता है जिसके फलस्वरूप कृत्रिम चांदी का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से देखा जाए कि जब हम मतदान करने जाते हैं तो मतदान के दौरान अंगुली पर स्याही लगाई जाती है। तो मतदान में स्याही के रूप में जो है AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए AgNO3 का प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। पहला तो दर्पण बनाने में किया जा रहा है, दूसरा कृत्रिम चांदी बनाने में किया जा रहा है, तीसरा मतदान की स्याही के रूप में। टॉपिक के रूप में दर्पण है तो दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी? कांच की ऐसी सतह जिसके एक ओर AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का लेप चढ़ा होता है उसे दर्पण कहा जाता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी गोलीय दर्पण ना लिख करके हमने दर्पण को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। और तीसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो आप लिख सकते हैं दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। एक है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण और तीसरा है उत्तल दर्पण। आप देखते हो दैनिक जीवन में तीनों प्रकार के दर्पण आपको दिखाई देते हैं।
अभी आप हम यहाँ पे एक एक उदाहरण जब रखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, इस दर्पण का प्रयोग हम दैनिक जीवन में कर रहे होते हैं। तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की पहले परिभाषा देख लेते हैं। क्या है परिभाषा? समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी मध्य की सतह सपाट होती है, समतल होती है, उसे क्या कहा जाता है? समतल दर्पण। समतल यानी सम होना, यानी इक्वल होना, ना अंदर की ओर होगी और ना ही बाहर की ओर। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण कहलाता है जिसकी मध्य की सतह सपाट होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण कहलाता है जिसकी मध्य की सतह अंदर की ओर धसी हुई रहती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण कहलाता है जिसकी मध्य की सतह ऊपर की ओर उभरी हुई रहती है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो देखिए, दर्पण को पहचानने की पहली विधि क्या है? छू करके, टच करके, यानी टच करके पता लगाया जा सकता है कि दर्पण कौन सा है, समतल है, अवतल है या उत्तल है। मान लें कि ये दर्पण लगा हुआ है और इस दर्पण को जब टच करते हैं और इसकी मध्य की सतह सपाट है तो यह दर्पण कैसा हो जाएगा? समतल दर्पण। मान लें कि ये दर्पण लगा हुआ है और इस दर्पण को जब टच करते हैं तो अंदर की ओर हाथ जाता है, यानी अंदर की ओर धसा हुआ प्रतीत होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? अवतल दर्पण। और अगर ऊपर की ओर उभरा हुआ प्रतीत होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उत्तल दर्पण। तो देखिए, दर्पण को पहचानने की पहली विधि क्या है? छू करके, टच करके। तो ऐसा दर्पण जिसकी मध्य की सतह सपाट होती है, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसकी मध्य की सतह अंदर की ओर धसी रहती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसकी मध्य की सतह ऊपर की ओर उभरी हुई रहती है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसके अलावा इसके पहचानने की एक और विधि है, वो है प्रतिबिंब के आधार पर, यानी प्रतिबिंब के आधार पर, इमेज के आधार पर भी आसानी से दर्पण को पहचाना जा सकता है। मान लें कि यह समतल दर्पण लगा हुआ है और इस समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं और वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर या दर्पण के पास लाने पर प्रतिबिंब के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह समतल दर्पण होता है। यानी ये समतल दर्पण लगा हुआ है, इस दर्पण में इस वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं, दर्पण की ओर लाते हैं, तो प्रतिबिंब के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वह दर्पण क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। दूसरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी मान ले अवतल दर्पण लगा हुआ है और इस दर्पण में किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को जैसे जैसे दर्पण से दूर लेते जाते हैं प्रतिबिंब के आकार में वृद्धि होती जाती है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और यहाँ पे देखा जाए उत्तल दर्पण लगा हुआ है, यानी उत्तल दर्पण में जब हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं तो वस्तु को जैसे जैसे दर्पण से दूर ले जाते हैं प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। यानी दर्पण को हम दो प्रकार से पहचान कर सकते हैं, एक तो टच करके, जो कि सबसे आसान प्रोसेस है। कोई भी दर्पण आपके सामने रखा हो उसको टच करके देखिए, प्लेन है तो समतल हो जाएगा, ऊपर की ओर उभरा है तो उत्तल हो जाएगा, अंदर की ओर धसा है तो अवतल हो जाएगा। दूसरा है इमेज के आधार पर भी पहचाना जा सकता है, यानी आप अपनी इमेज देखेंगे तो भी उसे आसानी से पहचान कर सकते हैं। यानी इमेज में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समतल दर्पण है, इमेज अगर बड़े आकार की बन रही है तब तो अवतल दर्पण है, इमेज अगर छोटे आकार की बन रही है तो कैसा हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब देखते हैं इनके उपयोग के ऊपर। सबसे पहले आते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा हमने बताई, ऐसा दर्पण जिसकी मध्य की सतह ऊपर की ओर उठी हुई रहती है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। और इस दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं तो वस्तु का आकार छोटा दिखाई देता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में। तो आपने देखा होगा, टू व्हीलर चलाते होंगे, फोर व्हीलर चलाते होंगे और जरूरत पड़ती होगी तो सिक्स व्हीलर भी चलाते होंगे, तो वाहनों का साइड मिरर यानी खिड़की के बगल में आप देखेंगे एक छोटा सा दर्पण लगा होता है और उस दर्पण में जब किसी वस्तु को देखते हैं तो एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को है कन्वर्ट करता है, बहुत बड़े क्षेत्रफल को है गेन करता है और इसको जो हमें दिखाई देने का कार्य करता है। गौर से देखिएगा, जैसे ही वस्तु निकलती है यानी वाहन पीछे से क्रॉस करके निकलता है तो प्रतिबिंब का आकार क्या है? बढ़ता जा रहा होता है। यानी पहले प्रतिबिंब का आकार छोटा था, उसके बाद प्रतिबिंब का आकार जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर में। उत्तल दर्पण प्रकाश को बिखराने का कार्य करता है,
उत्तल दर्पण जो होता है यह प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है, बिखरा देने का कार्य करता है। इसलिए इसका प्रयोग जो होता है गली के लैंपों में किया जाता है, गली के लैंपों में किया जाता है। तो आप देखेंगे, आप तो एलईडी का जमाना आ गया है, जगह जगह एलईडी लगी होती है। एलईडी जिसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े मरकरी लगे होते थे, उस मरकरी को कभी गौर से देखिएगा, उसमें किसका प्रयोग किया जाता था, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वह प्रकाश को फैला देता था, यानी बिखरा देने का कार्य करता था। चलिए दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा बताए कि ऐसा दर्पण जिसकी मध्य की सतह अंदर की ओर धसी होती है। इसमें किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं तो प्रतिबिंब आकार में बड़ा दिखाई देता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण जो होता है इसका प्रयोग कॉस्मेटिक मिरर में किया जाता है। कॉस्मेटिक मिरर या सौंदर्य प्रसाधन का शीशा। तो देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट होती है कि कॉस्मेटिक मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, यह दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण भी सही है, समतल दर्पण भी सही है, लेकिन आयोग जो आंसर मानता है वो मुख्यतः कौन सा मानता है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे जो आंसर आयोग मानता है उसके अकॉर्डिंग कॉस्मेटिक मिरर है। आगे भी भविष्य में ध्यान रखिए, जैसा आयोग चलेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर मान के चलिएगा। तो कॉस्मेटिक मिरर में या दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करता है, प्रकाश को एक निश्चित बिंदु पर फोकस करता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है वाहनों की हेडलाइट में, टॉर्च में, टेबल लैंप में किया जाता है। यानी यह क्या करता है, प्रकाश को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करता है। इसलिए इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, टेबल लैंप में। यहां पे ध्यान रखिएगा, वाहनों के साइड मिरर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो सोलर उपकरण, तो सोलर उपकरणों में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। पहला है कॉस्मेटिक मिरर में, दूसरा है वाहनों के हेडलाइट में, तीसरा है टॉर्च में, नेक्स्ट है टेबल लैंप में, नेक्स्ट है सोलर उपकरण में। चलिए नेक्स्ट आते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण की परिभाषा बताएं, ऐसा दर्पण जिसकी मध्य की सतह सपाट होती है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। और इस दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं तो प्रतिबिंब के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण के कई एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला पूछा जाता है कि यदि समतल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखना हो तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो दर्पण की लंबाई वस्तु के आधी होनी चाहिए, यानी समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु के आधी होनी चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे गोदरेज वगैरह जो होती हैं उनमें शीशा जो लगा होता है वो 2.25 फीट 2.5 फीट का लगा होता है, ताकि किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आसानी से जो है पूरा देखा जा सके। इसी प्रकार से देखा जाए कि अगर समतल दर्पण जो है सामने की ओर लगा हुआ है और उसमें अगर हम किसी प्रतिबिंब को देखते हैं तो प्रतिबिंब उतनी ही गहराई पे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, यानी जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी दूरी पे ही प्रतिबिंब बनता है। जैसे जैसे आगे की ओर चलते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब 2 गुने गति से आते हुआ प्रतीत होता है। यानी समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब की गति को देखा जाए तो प्रतिबिंब की गति जो होती है वो कैसी होती है, 2 गुना होती है, या 2 थीटा गति से आता हुआ प्रतीत हो रहा होता है। 2 समतल दर्पणों को लेते हैं और 2 समतल दर्पणों को लेकर के इसे इस प्रकार से यानी समकोण पर व्यवस्थित करते हैं। जब समकोण पर व्यवस्थित करते हैं और यहाँ पे किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, तो इसको एक सूत्र के द्वारा, फार्मूला के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और उस फार्मूला को यहाँ पे हम लिख देते हैं 360 बटे थीटा माइनस 1। 360 बटे थीटा, थीटा यानी कोण का मान जो भी होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा -1 और इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो देखिए 360 थीटा का मान यहाँ पे क्या है, 90 है,
-1। इसको हल किया, 0 से 0 कट गया, 9 9 चौको 36, 4 -1 बराबर कितना आ गया 3। यानी दो समतल दर्पणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि वो 90 डिग्री एंगल पर रखे हों और उसके मध्य किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 3 हो रही होगी। इसी प्रकार से देखा जाए, मान ले क्वेश्चन पूछ ले कि दो समतल दर्पणों को लेते हैं और इसे 45 डिग्री पर व्यवस्थित करते हैं। जब 45 डिग्री पर व्यवस्थित करते हैं और उसके मध्य किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो उसमें भी यही फार्मूला लगना है, थीटा के स्थान पे केवल क्या रखा जाएगा, 45 डिग्री रखा जाएगा और 45 डिग्री रख करके सॉल्व किया जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो शायद आंसर आपका कितना आएगा, 7। यानी प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो समतल दर्पणों को लेते हैं और इसे समानांतर रूप में व्यवस्थित करते हैं। जब समानांतर रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसमें उसके मध्य में किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो रही होती है। तो समतल दर्पण के ऊपर काफी क्वेश्चन निकल के जो है आ रहे होते हैं। समतल दर्पण में उत्क्रम यानी पार्श्व उत्क्रम का गुण भी पाया जाता है। पार्श्व उत्क्रम का आशय होता है कि जब हम दर्पण में देखते हैं और जब दर्पण में देखते हैं, जैसे ही हम दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण के अंदर हमें बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देता है। यानी प्रतिबिंब जो है बायां हाथ के रूप में उठता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आप देखेंगे कि एम्बुलेंस जब भी लिखा जाता है तो एम्बुलेंस को सदैव उल्टा लिखा जाता है ताकि सामने वाला व्यक्ति जब देखे तो उसे सीधा दिखाई दे। तो इस प्रकार के गुणों से युक्त होता है। तो देखिए यह दर्पण और दर्पणों का विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में आप देखते होंगे दर्पण आपको दिख ही रहा होगा। अब आप खुद देखिएगा कहाँ किसका प्रयोग हम कर रहे होते हैं, कौन सा दर्पण कहाँ यूज हो रहा होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू आयोग रहना पड़ता है। आयोग जो आंसर मानता है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा भ्रांति रहती है कि कॉस्मेटिक मिरर में किसका प्रयोग करते हैं, तो दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आंसर जो सही होगा आपका कॉस्मेटिक मिरर होगा। तो कॉस्मेटिक मिरर में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।